नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति की संविधान में क्या शक्तियाँ दी गई हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार किया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और परंतु वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है और उन सभी चीज़ों पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 5 का अध्याय 1 कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये बोर्ड पे हमने इस को लिखा भी है। प्रेसिडेंट के बारे में अब हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान का भाग 5 जो संघ द यूनियन के संबंध में प्रावधान करता है, उसका अध्याय 1 जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में क्या प्रावधान किया गया है और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ संविधान में दी गई हैं। इस संबंध में सबसे पहले हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। कभी भी उस पद को वैकेंट नहीं रखा जा सकता है, कभी भी उस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है, क्या इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, वो किस तरह से होगा। तो इस संबंध में हम अनुच्छेद 54 देखेंगे जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग निर्वाचक गण होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी अनुच्छेद 54 का पहला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 54 में सन 1992 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो ये रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक गण के बारे में प्रावधान। दूसरा अगला अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति होगी, क्या मोड होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से किया जाएगा। तो इसके संबंध में दोस्तों हमको ये देखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाएगा जो कि एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा किया जाएगा। तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जिसमें यह प्रावधान है अनुच्छेद 55 के माध्यम से कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। और दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन में मतदान गुप्त रीति से होगा। इलेक्शन शैल बी बाई सेक्रेट बैलेट। चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद पे आते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56
टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि। इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य पॉइंट हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से, राष्ट्रपति की पदावधि में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राष्ट्रपति की पदावधि में अगर वो अपने पद पे बना रहता है तो वो 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। दूसरा, अगर वो चाहे तो उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर, भारत के राष्ट्रपति को बहुत ही ध्यान देने योग्य पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 61, भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि के समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये अनुच्छेद 56 में ही आएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा जब उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा त्याग पत्र की सूचना दी जाती है तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा। तो ये रहा राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम आते हैं अनुच्छेद 58 पर। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? बेहद इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में उम्मीदवार हो सकता है, तो इसके लिए हमको देखना है अनुच्छेद 58। तो इसको देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जबकि वह, पहला क्या है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं हैं? इसमें सबसे पहली अर्हता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये 2 अर्हता है। और तीसरी अर्हता क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता है। तो ये 3 मुख्य योग्यताएं हैं। लेकिन इसमें एक और बात है, कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है, कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण करता है वह भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं होगा। तो ये है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। एक चीज और, अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता, री इलेक्शन के लिए। अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति रह चुका है वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य होगा। अनुच्छेद 57। तो ये है राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान। अब इसका एक दूसरा पहलू हम लोग देखते हैं। ये पार्ट 1 था, दूसरा पार्ट है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, तो इन शक्तियों को हम लोग समझते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 53 देखना पड़ेगा इसके लिए। अनुच्छेद 53 देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषित किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 53 में प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और दूसरा अनुच्छेद 77, इसी संबंध में हम देखेंगे कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई कही जाएगी। ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 77। दूसरा मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति, अनुच्छेद 53(2) देखना होगा इसके लिए। सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति, अनुच्छेद 53(2). इसमें यह कहा गया है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। इस अनुच्छेद के माध्यम से देश की मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। तीसरा कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, चूंकि राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, इसलिए राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति अन्य देशों के लिए राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों से संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु संधियां या समझौते संसद के अनुसमर्थन के पश्चात ही आबद्धकारी होते हैं। तो ये है कूटनीतिक पावर। अगला पॉइंट, विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं, अगले पॉइंट में हम देखेंगे। संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति, संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, अनुच्छेद 85। संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति। लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला पॉइंट, संयुक्त सत्र को संबोधित करना, यानी राज्यसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है, राष्ट्रपति करता है। और एक और बेहद महत्वपूर्ण शक्ति, जो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होते हैं, वो कानून तभी बनते हैं, अधिनियम तभी बनते हैं जब उस पर भारत का राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगला पॉइंट, अध्यादेश पारित करने की शक्ति। राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 123 को जब हम देखेंगे तो उसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, क्योंकि कोई भी कानून तभी प्रभावी होता है जब वो संसद से पास हो, संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से, और उस पर अनुच्छेद 111 के तहत भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वो कानून बन जाता है। लेकिन जो अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करता है, वो कानून के रूप में ही होते हैं और उनमें विधि का बल निहित होता है। तो अनुच्छेद 123 को हम देखेंगे तो उसमें क्या दिया गया है, जब ऐसी परिस्थिति यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, अनुच्छेद 123 क्या कहता है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित करेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है तो उसका क्या बल और प्रभाव होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है। जो पार्लियामेंट से एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं, उनके पास जो ताकत होती है वही राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की भी होती है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं उसके संबंध में 123 में एक और व्यवस्था दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। जो अध्यादेश प्रख्यापित किया गया उसके बारे में, ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, या यदि संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर दें, उनका समर्थन न करें, तब भी वह प्रभावी नहीं रहेगा, या
राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अध्यादेश को वापस ले लिया जाए। तो ऐसी दशा में भी राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश निरसित हो जाता है, निरस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश। छठवां अगला पॉइंट है क्षमादान की शक्ति, पावर ऑफ पार्डन। अनुच्छेद 77, आर्टिकल 72, सॉरी मैंने 77 का दिया। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। तो इसके संबंध में संविधान में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी कि, अनुच्छेद 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति को यह शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। किन मामलों में होगी? जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो किन मामलों में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है? तो इसके लिए हम देखेंगे पॉइंट में। पहला, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, तो उन मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होगी। दूसरा, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिन विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तीसरा पॉइंट, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्युदंड है। तो इन तीन तरह के मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला पॉइंट, सातवां, आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर। राष्ट्रपति को संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ भी दी गई हैं। वो शक्तियाँ तीन तरह की हैं। राष्ट्रपति तीन तरह के आपात की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला, अनुच्छेद 352 में दिया गया है, आर्टिकल 352 क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और तीसरा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये रही राष्ट्रपति की शक्तियां। तो दोस्तों, आज हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में क्या प्रावधान है ये बताया, और दूसरा, राष्ट्रपति को संविधान में क्या शक्तियाँ दी गई हैं इस बारे में बताया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।